आदमी का विषय है, ये इस देश के दलित आदमी का विषय है, इस देश के पिछड़े आदमी का विषय है, इस देश के मजदूर आदमी का विषय है, इस देश के सर्वसामान्य मध्यम वर्गीय आदमी का विषय है, ये इस देश के व्यापारी का भी विषय है, इस देश के हर धर्म के व्यक्ति का विषय है ये, जिस पे हम बात करना चाह रहे थे। आप लोगों ने ऐसे पवित्र दिन और इस निमित्त में जो प्रोग्राम आप लोगों ने रखा प्रजासत्ताक दिन पर, और आपने लिखा कि भाई ये जो लोकशाही है वो खतरे में है, यानी लोकतंत्र खतरे में है। मैं इस विषय को शुरू करने के पहले आपको बताया था कि इस देश में संविधान की वजह से लोकतंत्र है, लोकतंत्र की वजह से संविधान नहीं है। ऐसे कई देश भी है विश्व में जहां लोकतंत्र नहीं है लेकिन संविधान है, ऐसी भी एक व्यवस्था है। लेकिन इस देश का जो लोकतंत्र है वो भी खतरे में है और इस देश का जो संविधान है वो भी खतरे में है। आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि जिस विषय को आप लोगों ने हाथ लगाया, इस विषय पर देश भर में चर्चा चल रही है। हर पढ़ा लिखा आदमी, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, हर पढ़ा लिखा आदमी यही तय कर रहा है कि इस देश का क्या होगा, इस देश में क्या होगा, इस देश का क्या होगा और इस देश में क्या होने वाला है। ये देश किनके हाथों में जा रहा है? ये आम आदमियों के पास में है या इस देश के चंद पूंजीपतियों के हाथ में ये देश जा रहा है, या इस देश में ऐसे लोग आ रहे हैं जिनको देश वगैरह से कुछ लेना देना नहीं है, जो ना भगवान को मानते हैं ना भगवान की मानते हैं, ये सिर्फ भगवान का उपयोग करते हैं। ऐसे लोगों के हाथ में ये देश जा रहा है। ऐसे भी लोग हैं साथियों। आप लोगों ने इस विषय को छेड़कर ये इस देश में आपने एक नई चर्चा को सामने लाया है। मैं आरबी में पहली बार आया और पहली बार आप लोगों के बीच में बोल रहा हूं। मुझे नहीं मालूम आप किस टाइप की भाषा को समझते हैं, किस टाइप का आप लोगों का सोच है, लेकिन मैं अपनी सोच आप लोगों के सामने रखने आ रहा हूं। साथियों, इस देश में अगर मानवता जिंदी है तो संविधान की वजह से, इस देश में आपके अधिकार जिंदा है तो वो संविधान की वजह से, इस देश में कोई व्यापार कर रहा है तो संविधान की वजह से, इस देश में कोई नौकरी कर रहा है तो संविधान की वजह से, इस देश में कोई पढ़ाई कर रहा है तो संविधान की वजह से, इस देश में कोई मजदूरी कर रहा है वो भी संविधान की वजह से। इतना बड़ा काम है संविधान का। आपको इस देश में किसी धर्म के नाम पर रोटी नहीं मिलती है, इस देश में आपको किसी धर्म के नाम पर रोजी नहीं मिलती है, इस देश में आपको किसी धर्म के नाम पर पढ़ने नहीं दिया जाता है, ना ही धर्म के नाम पर व्यापार मिलता है। ये सब चीजें आपको केवल समाज के नाम पे दी जा रही है। देश के संविधान में आपका जो उल्लेख है वो सामाजिक है। धर्म ये जो चीज है आप मानो, किसी भी धर्म को मानो, ये आपकी व्यक्तिगत सोच है, लेकिन जब बात समाज की आई, समूह की आई, देश की आई, राज्य की आई, तो आपके हाथ में केवल और केवल एक ही ग्रंथ है जिसका नाम संविधान है। इस देश में लोकतंत्र इसलिए खतरे में है क्योंकि संविधान खतरे में है। इस देश को पहले समझ लीजिए। इस देश की रेलवे जो सबसे मुनासिब चीज है, इस देश का बेस है, रेलवे चंद लोगों के हाथ में चले गई है। इस देश का एयरपोर्ट जिसको एयर इंडिया बोलते हैं आप, ये निजी हाथों में चले गई है, पूंजीपतियों के हाथ में चले गई है। इस देश की रेलवे, इस देश का फूड कॉर्पोरेशन जिसको आप लोग खाद्य विभाग बोलते हैं, जो आप लोग खाना खाते हैं, किसान भले ही खेती कर रहा होगा, वो भले ही कमा रहा होगा, मेहनत कर रहा होगा, लेकिन उसके फसल का जो दाम है वो खुद नहीं तय करता है, चंद पूंजीपति बैठ के तय करते हैं। दो व्यवस्था को समझो आप कि जो बना रहा है, जो उगा रहा है, जो उत्पादन कर रहा है वो आदमी रईस होना चाहिए, जो खेती कर रहा है वो आदमी रईस होना चाहिए, लेकिन वो आदमी गरीब है, वो इस देश में आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। वो आत्महत्या कर रहा है। जो आदमी उगा रहा है, जिसके भरोसे आपके पेट में दाना जा रहा है, जिसके वजह से आपका पेट भरा जा रहा है, वो आदमी आत्महत्या कर रहा है। ये एक ऐसी व्यवस्था है और जिसका खेती से कोई लेना देना नहीं है, जिसने कभी खेती किया ही नहीं,
वो व्यक्ति यहां पर उसी खेती के माल के भरोसे पैसा कमा रहा है। इसको लोकतंत्र नहीं बोलते। जिसने उत्पादन किया है उसको उसका मूल्य मिल जाना चाहिए, उसको उसका मुनाफा मिलना चाहिए, उसकी आर्थिक हिस्सेदारी इस देश में बढ़नी चाहिए, उसको लोकतंत्र बोलते हैं। इस देश में 60% लोग खेती किसानी के भरोसे जिंदा है। 60% लोग। भारत को लोग कृषि राष्ट्र इसलिए बोलते हैं, कृषि राष्ट्र इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस देश के 60% लोगों का जो व्यवसाय है वो खेती है। और वो 60% लोगों में से आज 80% लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। जो खेती कर रहा है, जो मालिक है, जो जमीन का मालिक है, जो अनाज का मालिक है, जो उत्पादन का मालिक है, वो जो खेती कर रहा है वो गरीबी रेखा के नीचे जी रहा है। ये झूठ बोल रहे हैं आपसे। आपको झूठ बताया जा रहा है, टेलीविजन में झूठ बताया जाता है, मीडिया में झूठ बताया जाता है कि भाई सब किसानों को भाव मिल रहे हैं। ये बेवकूफ बनाने की मशीन है। सच्चाई यह है साथियों, अगर किसानों को भाव मिलते तो पिछले 10 साल में जो किसान 200 रुपए रोज कमा रहा था वो 40 रुपए रोज पे कैसे आ गया? उसकी रोजी 40 रुपए कैसे बन गई? वो तो उगा रहा है, वो तो मालिक है, उसकी मर्जी से ये दाम तय किए जा रहे हैं क्या इस देश में? चावल किसान उगा रहा है, गेहूं किसान उगा रहा है, सोयाबीन किसान उगा रहा है, उससे पूछो तेरी मर्जी से दाम मिला है क्या? ये दाम अंबानी और अदानी तय करते हैं। ये लोकतंत्र नहीं है, देश तय नहीं कर रहा है, चंद पूंजीपति बैठ के तय कर रहे हैं। ये छोटे छोटे व्यापारी जो है, अभी मजदूरों से भी ज्यादा बुरे हाल व्यापारियों के होने वाले हैं। अरे अब तो मसान घाट में भी जीएसटी लग गया है। वहां की जो लकड़ी है उसका धंधा करते हैं, उस पर भी जीएसटी लागू कर दिया है इन्होंने। जीएसटी यानी क्या? ये जो टैक्स है ये किसको दे रहे हैं आप? क्यों दे रहे हैं? किस लिए दे रहे हैं? इस देश का जो प्राथमिक उद्योग है, जो मेन उद्योग है, वो उद्योग कृषि है, वो खेती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो खेती करने वाले लोग हैं, अब वो 80% लोग जो है वो बेचारे गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं। वो आत्महत्या क्या कर रहा है? क्यों कर रहा है? कैसे कर रहा है? आपको मालूम है? किसी खेती वाले को ये लोगों ने 8 लाख रुपए उसकी खेती पे, कोई आदिवासी किसान की बात कर लीजिए, किसी आदिवासी किसान को गवर्नमेंट ने कभी लोन दी होंगी खेती करने के लिए? आप बताइए उसको, खड़े होकर पूछिए किसी से, किसी दलित किसान को, किसी ओबीसी मराठा किसान को पूछिए आप कि भैया तू खेती कर रहा है, देखो इसके लिए बैंक ने 10 लाख रुपए दिया क्या? नहीं दिया। उसको 10 लाख रुपए नहीं दे रहे ये लोग, खेती करने के लिए नहीं दे रहे, लेकिन किसान मर रहा है तो 5 लाख रुपए दे रहे उसके परिवार को। ये जिंदा रहने की योजना नहीं है, ये मरने की योजना है। आप लोग मरेंगे तो 5 लाख मिलेगा आपके परिवार को। ये कैसी व्यवस्था है? आपको जिंदा रहने के लिए 5 लाख नहीं दे रहे हैं, आपको मरने के लिए 5 लाख दिया जा रहा है। कौन तय करता है ये? शर्म की बात यह है कि चंद पंजीपति लोग बैठकर तय करते हैं कि इस बार किसानों को 5 लाख आत्महत्या पे देना है। उसके बाद उन्होंने ही तय किया कि 5.5 लाख कर दो, और सरकार मान जाती है। पूरे देश की 70% यानी 60 करोड़ जनता किसानी कर रही है, और 6 लोग बैठ के तय करते हैं कि इसको, किसान को इतना पैसा दे दो, मरने के ऊपर उसको 5.5 लाख रुपए दे दो। ये लोकतंत्र नहीं है। यहां पता चलता है कि लोकतंत्र खतरे में है या नहीं है। साथियों, इस देश का संविधान बोलता है कि किसी पर किसी भी टाइप का टैक्स नहीं लगा सकते आप, लेकिन किसानों पे भी टैक्स लग रहा है, आपके मरने पे टैक्स लगता है। और ये जो लोग किसानों को पैसा दे रहे हैं, आपको मालूम नहीं है, जिन किसानों को पैसा दिया जा रहा है वो बेचारा आत्महत्या कर लेता है, उसके परिवार को ये जो लोग पैसा देते हैं वो भी जीएसटी काट के देते हैं। आप में से कोई किसान होगा तो मैं बताता हूं उसको कैसे जीएसटी काट दिए, यानी आपकी मौत का भी पैसा जीएसटी काट के दिया जा रहा है आपको। कहां पे फंस गए हैं हम? किस तरफ फंसे हैं?
किस चक्कर में फंस रहे हैं, इस तरफ पहले बात करनी पड़ेगी। या कोई धर्म और जात आपके काम नहीं आएगा। धर्म और जात पूंजीपतियों के पास गिरवी रहते हैं इस देश में। आपके भगवान, आपके धर्म ग्रंथ और आपके बच्चों का भविष्य इनके पास में गिरवी है। ऐसे स्थिति से देश गुजर रहा है। यहां कुछ आदिवासी भाई हो गए, आपने देखा होगा कि खुलेआम सड़क पर ये लोग नंगी करके आदिवासी लड़कियों को घुमाते हैं। मणिपुर में नंगी करके आदिवासी बच्चियों को घुमाया जा रहा है और खुलेआम उनको शूट आउट करते हैं, उनका बलात्कार करते हैं। पूरा देश देखता है और देश ही नहीं देखता है, जो इस संवैधानिक व्यवस्था का सर्वोच्च पद है, इस देश की राष्ट्रपति भी आदिवासी है, इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। लेकिन आपको बताना चाहता हूं मैं, लोकतंत्र किसको बोलते हैं? अभी तक के ना मोदी जी ने पार्लियामेंट में बयान दिया है, ना राष्ट्रपति ने पार्लियामेंट में बात करी है। ये लोकतंत्र है क्या? इसको लोकतंत्र बोलेंगे आप? जो अंबेडकरवादी लोग घर में बैठकर बोल रहे हैं कि आता आम्ही वोट करनार आणि वोट करेंगे तो हमारा लोकतंत्र बच जाएगा, आपके वोट देने से ये लोकतंत्र बचने वाला नहीं है। क्या कर लोगे आप? अगर इन्होंने मशीन चेंज कर दी तो क्या कर लोगे आप? जहां पे पुलिस लगना चाहिए, जिन कृषि के क्षेत्रों में, जंगली क्षेत्रों में पुलिस लगना चाहिए, वहां मिलिट्री लगाने का काम कर रही है गवर्नमेंट। ये तो सरकार ऐसी है कि यहां की सरकार यहीं की जनता के साथ युद्ध करने पे उतारू है। 70% मिलिट्री भारत के अंदर में है और 30% मिलिट्री भारत की बाउंड्री पे है। जितनी सेना पाकिस्तान में नहीं है, उतनी सेना इन्होंने गढ़चिरौली में लगा के रखी है। उतनी सेना मणिपुर में है, उतनी सेना झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है। अरे किससे युद्ध कर रहे हैं आप? किससे युद्ध हो रहा है? आप पाकिस्तान से लड़ रहे हो क्या? आप चाइना पे लड़ रहे हो क्या? आप श्रीलंका से लड़ रहे हो क्या? या किसी और से लड़ रहे हो? आप तो अपने ही देश के लोगों के साथ लड़ रहे हो, और उन लोगों के साथ लड़ रहे हो जिनको मालूम नहीं देश का प्रधानमंत्री कौन है, जिनको मालूम नहीं है देश का संविधान क्या है, राष्ट्रपति कौन है। वो आदिवासी जिनके बदन पे कपड़े नहीं है, जिनको खाने को रोटी नहीं है, जिनके घर घास के है, उसके घर के बाजू में इन्होंने AK-47 लेके के लगाए पहने हुए आदमी को, सेना के लोगों को तैनात कर दिया है। अगर वो आदिवासी अपनी जमीन पे बात करता है तो गोली मार देते हैं और बदले में डिक्लेयर करते हैं उसको ये नक्सलवादी है। ये लोकतंत्र है। हम लोग सोच नहीं रहे, हमको लग रहा है हम शहर में है तो लोकतंत्र बचा हुआ है। हम बचा लेंगे लोकतंत्र को। आपके घर में बैठकर या आपके केवल वोट देने से इस देश का लोकतंत्र बचने वाला नहीं है, क्योंकि इनका उद्देश्य लोकतंत्र को खत्म करना नहीं है, संविधान को खत्म करना है। बाबा साहब ने संविधान कोई लोकतंत्र के हिसाब से नहीं बनाया। पहले लोकतंत्र की सत्ता बनी और फिर संविधान बना, ऐसा कुछ नहीं हुआ। संविधान की जो प्रक्रिया है इस देश की सामाजिक संघर्ष की प्रक्रिया है। यह बहुत बड़ा संघर्ष है। हम लोग तो बहक गए। जो लोग शिवाजी महाराज को मानते हैं, बाजी आपने अभी बोला शिवसेना की बात कर रहा हूं, जो लोग शिवाजी महाराज को मानते हैं वो महात्मा फुले को नहीं मानते हैं। महात्मा फुले नहीं रहते तो शिवाजी महाराज के दर्शन भी नहीं हो सकते थे आपको। लेकिन आपका संबंध शिवाजी महाराज से नहीं है, किसी दूसरे ही महाराज से है। आप शिवाजी महाराज को भी कहां मान रहे हो? कहां मान रहे हो शिवाजी महाराज को? शिवाजी महाराज का धार्मिक कोई उनका एक आध घोषणा बता दीजिए। इस देश में शिवाजी महाराज को बदनाम करने का षड्यंत्र चल रहा है मनुवादियों द्वारा। हर हर महादेव जो शिवाजी महाराज का नारा है, ये सांस्कृतिक नारा है, धार्मिक नारा नहीं है। इस देश में भगवान शिव भी किसी धर्म का हिस्सा नहीं है। कोई वेदों में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में शिव का कोई उल्लेख नहीं है। झूठ बोलते हैं पंडित। शिव इस देश का सांस्कृतिक पुरुष है। शिव इस देश का कृषि पुरुष है। वो हमारी कृषि संस्कृति का प्रतीक है। वो देवादि देव महादेव है। एक षड्यंत्र चल रहा है। भगवान शिव को खत्म करने के लिए भगवान राम को उठाया जा रहा है।
ताकि इनका कंट्रोल बने रहे। बिरसा मुंडा ने बोला था भगवान के बाप का नाम ब्राह्मण है, जो रोज एक भगवान को पैदा कर सकते हैं। जो भगवानों को नहीं छोड़ते वो आपको कैसे छोड़ेंगे? याद रखिए, दो किस्म के लोग होते हैं, एक भगवान को मानने वाला और एक भगवान का उपयोग करने वाला। ये दो लोगों को पहचानना पड़ेगा आपको। ये देश बहुत भोला है, ये भगवान पर श्रद्धा रखते हैं, ईमानदारी से उसकी पूजा करते हैं, लेकिन बदले में क्या होगा उनके साथ? क्या होगा? अब तो बहुत अच्छी व्यवस्था दिख रही है, आने वाले समय में यह व्यवस्था नहीं रहेगी। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। एक नई स्कीम बनाई गई है इस देश में। जो पवित्र गंगा है, वो गंगा का पानी अभी अंबानी अदानी जी उसको प्यूरिफाइड कर रहे हैं, और वो अगर कोई घर में अपने मर गया, अपन गंगा के जल को बहुत पवित्र मानते हैं, तो अगर मर गया तो वो बोतल आएंगी आपके घर में, इतनी बड़ी बोतल जो आपके हाथ में है, आधा लीटर की बोतल है। उसकी कीमत कितनी है मालूम है? 1100 रुपए की बोतल। गंगा का पानी 1100 रुपए का, और 110 रुपए का पेट्रोल। आपका जो खून है एक बोतल, वो 800 रुपए का है। आपका खून है 800 रुपए का, गंगा का पानी 1100 रुपए का, क्योंकि वो पवित्र है। अदानी जी अंबानी को कोई लेना देना नहीं है इस देश के गंगा से। वो गंगा का धंधा कर रहे हैं, उस पर व्यापार कर रहे हैं। हमको बेवकूफ बनाया जाता है, हमको समझाया जाता है गाय हमारी मां है। बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए, है, क्योंकि हम उसका दूध पीते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई बेटा अपनी मां का व्यापार करता है क्या? अपने दूध का, अपनी मां के दूध का किसी ने व्यापार किया है क्या? अपनी मां के दूध को आप बेच सकते हो? इस देश में ऐसा भी होता है। कुछ लोग गाय का मटन खाए तो उनको मार दिए, क्योंकि उनको बोला गया भाई गौ माता को तूने खाया, गलत है। चलो ठीक है, लेकिन एक मांस खाने से किसी की जान लेना ठीक है? आदिवासी आदमी तो सुअर को भी खा जाता है, आदमी को भी खाता है। मैं आदिवासी हूं करके बोल रहा हूं। ये जो वास्तविकता है वो ये है कि अभी आपको पानी गंगा का, मैं सोचूंगा यार मेरी मां मर रही है, आखिरी समय पे उसके मुंह में गंगा का पानी डाल दूं, लेकिन वो पानी 1100 रुपए का आपके घर में आएगा। अभी मांगो, आप नेट खोलो, आपको दिख जाएगा। इस देश में आपके खून से ज्यादा महंगा पानी हो गया है। कहां लोकतंत्र है? किसी भी व्यक्ति को पानी, किसी भी व्यक्ति को हवा, किसी भी व्यक्ति को जमीन, किसी भी व्यक्ति को काम, यह संविधान उसकी गारंटी देता है। क्या सही में संविधान में यह चल रहा है? आपको खुद को नहीं मालूम आपका वोट किधर चले गया। आप बता सकते हो कि आपका वोट बराबर गया, और आपको जो पावती मिलती है उसको भी ये लोग चेक नहीं करते, उसको भी गिनते नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये लोकतंत्र में अविश्वसनीयता आ गई है, अविश्वास पैदा हो रहा है। आम आदमी भड़क गया है, उसको लगता है लोकतंत्र ठीक नहीं है, और यही चाहते हैं वो लोग। फिर वो बाबा साहब को कोसता है, यार ये संविधान बना दिया। अबे संविधान नहीं होता तो तू बोल भी नहीं सकता था, तेरे बदन पे कपड़े नहीं होते, तेरे पेट में रोटी नहीं होती, तेरे को काम नहीं करता, कोई भी रहे वो। अरे भूख तो ब्राह्मण को भी लगती है, इज्जत तो ब्राह्मण की भी है, अन्याय तो ब्राह्मण पे भी होता है। कौन बच रहा है इससे? कौन बचेगा? कोई बचने वाला नहीं है। जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, चंद लोगों के हाथ में आपकी कमान आने वाली है। कुछ चंद लोग तय करेंगे इस देश की रेवेन्यू को, जिसको राजस्व बोलते हैं आप। चंद मुट्ठी भर लोगों के पास में इतना पैसा है कि पूरे देश के पास में उतना पैसा नहीं है। बात वो है, चंद लोगों के हाथ में जब कंट्रोल चले जाता है तो लोकतंत्र समाप्त हो जाता है। वहां पर पूंजीवाद खड़ा होता है, वहां साम्राज्यवाद खड़ा होता है।
और जिस देश की व्यवस्था पूंजीवादी और साम्राज्यवादी हो जाती है, वह संविधान और लोकतंत्र की बात प्रासंगिक नहीं होती है। ये हो रहा है, ये हो रहा है, आपके साथ हो रहा है। आपको मालूम भी नहीं कि आपका जो कार्ड है, जिस पर आप आधार कार्ड लिंक करते हो, आपके बैंक में कितना पैसा है, ये गवर्नमेंट को पता चल गया है। अगर मान लो गवर्नमेंट ने तुम्हारे पैसे को लॉक कर दिया, क्या कर लोगे तुम? लॉक कर दिया आपके पैसे को, क्या कर लोगे ये बताइए? क्या व्यवस्था है आपके पास? थोड़े देर के लिए इनकी मर्जी में आ जाए कि देश के लोगों को हमको पैसा देना ही नहीं है, क्या कर लोगे आप? कैसे बचा लोगे अपने पैसे को, जो जिंदगी भर की आपकी मेहनत है इनके हाथों में है? और पैसा तो किसी का भी हो सकता है, हर आदमी का पैसा मेहनत का होता है, किसी भी धर्म का रहे, किसी भी संप्रदाय का रहे। जिसको रैयत बोलते हैं आप, बहुत सारे अंबेडकरवादी लोग इस बात को बोलने से कतराते हैं। जिसको रैयत बोलते हैं उसकी स्टडी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने किया, उससे प्रेरणा लिया, शिवाजी महाराज के रैयत को आदर्श माना, और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश में संविधान की स्थापना की तरफ कदम बढ़ाया। बाबा साहब का वो रिलेशन है शिवाजी महाराज से, और बाबा साहब शिवाजी महाराज से कम संभाजी महाराज से ज्यादा प्रेरित थे। इस देश में हम लोग देख रहे हैं साथियों, चॉकलेट गोली बिस्किट जैसे भारत रत्न जा रहा है। ऐसे लोगों के पास भी स्वतंत्र सेनानी के सर्टिफिकेट है जिन्होंने उंगली भी नहीं कटाई, उनके पास पेट्रोल पंप है, उनके पास सब कुछ है। रिजर्वेशन, एक तरीके का रिजर्वेशन है वो। आपको लगता है कि भैया वोट देने का अधिकार मिल गया, यानी इस देश में लोकतंत्र है। आपकी वोट की वैल्यू कहां है? आपका वोट किधर गया है? आपको खुद को नहीं मालूम। आप खुद नहीं बता सकते कि आपके बच्चे के लिए कौन सी नौकरी है जिसको आप भूखा रह के पढ़ा रहे हो। अपने बेटे को इंजीनियर बनाने के लिए बाप कर्जा लेता है, बेटा इंजीनियर बन जाता है, उसको नौकरी नहीं लगती है, बेटे का भी कर्जा और जो बैंक से लोन लिया वो भी कर्जा, बेटा भी बोझ बन जाता है और कर्जा भी बोझ बन जाता है, बाप आत्महत्या कर लेता है। ये स्थिति में है देश। एक पुलिस की नौकरी करने वाला, एक क्लर्क आदमी, एक छोटी सी दुकान चलाने वाले का बच्चा ईमानदारी से डॉक्टरी भी करेगा तो उसके लिए नौकरी नहीं है इस देश में। क्योंकि देश में डॉक्टरी के भी जो व्यवसाय था उसको यानी बिजनेस बना दिए। लोग, एक छोटी जाति का डॉक्टर बनता है तो लोग उस पर कम विश्वास करते हैं। ये बड़ा डॉक्टर नहीं है, अगर उसके सामने पांडे और तिवारी लिख दिए तो बड़ा डॉक्टर बन जाता है वो। अपना देखने का नजरिया गलत है। पहले हमको बताते हैं कि मुसलमानों से देश को खतरा है। ठीक है, मुसलमानों की गतिविधि गलत हो सकती है, कुछ चीजें तुमको महसूस हो सकती है कि ये गलत है। इससे बड़ी बात यह है कि देश के संविधान को ही खतरा है, इसके बारे में चर्चा क्यों नहीं की जाती है? करोड़ों रुपया भगवान राम के स्थापना में लगाया इन्होंने, करोड़ों रुपया। हर आदमी ने अपने जेब का पैसा दिया इनको। लेकिन साथियों, जब लोग गोलियों से मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, उनको एनएसएन की गोली नहीं मिलती वहां पर राजस्थान में, इधर छत्तीसगढ़ में, गढ़चिरौली में, लेकिन बंदूक की गोली मिलती है वहां। उसके लिए कोई पैसा नहीं देता है। 13-13 साल की लड़कियां जिनके हाथ में आज मशीन गन है, जिसके हाथ में किताब होना चाहिए, वो मशीन गन पकड़ लिए। सही में लोकतंत्र है? किधर जा रहे हैं हम? साला ओबीसी को कुछ होता है तो दलित को लगता है ओबीसी मर रहा है, मैं क्यों बोलूं? दलित को कुछ होता है तो ओबीसी आदिवासियों को लगता है ये मर रहा है ना, मैं क्यों बोलूं? मराठाओं को कुछ होता है तो बाकी लोग चुपचाप रहते, उन लोग बोलते मरने देना, इसका अपना क्या है। ब्राह्मण को कुछ हो तो कोई कुछ नहीं बात कर। सब लोग एक दूसरे पर ताके हुए हैं। इसका फायदा वो लोग उठा रहे हैं जो इस देश को नीचना चाहते हैं, नोचना चाहते हैं। कोई आल्टी पार्टी की बात नहीं है। मैं यहां किसी कांग्रेस को अच्छा नहीं बोलता हूं, बीजेपी को भी अच्छा नहीं बोलता हूं।
अगर कांग्रेस अच्छी होती तो बीजेपी को चांस कहां से मिलता, और बीजेपी अच्छी होती है तो ये हालात कैसे होते हैं। यहां बात पार्टी की नहीं है, देश की है। ये पार्टियों ने संविधान नहीं बनाया। इस संविधान को बनने की प्रक्रिया में 2 करोड़ लोग इस देश के मारे गए हैं, जिसमें से अकेले 1 करोड़ आदिवासी थे जो इस देश के मूल मालिक है। यहां का एससी, यहां का ओबीसी, यहां का मराठा उसका वंशज है, यहां का अल्पसंख्यक उसका वंशज है। जो बेचारा देश का पहला आदमी है वो आखिरी आदमी बन गया है। उस देश में रह रहे हैं आप, जिस देश में खुलेआम उनको गोलियां मारते, नंगा घुमा रहे, जंगलें काट रहे हैं, लूट रहे हैं। वो जंगल की जरूरत हम सबको है, हवा सबको होना, ऑक्सीजन सबको होना, लेकिन उस पे बात नहीं करते। बड़े बड़े प्रवचन करा देते हैं। ये आमदेव बाबा, रामदेव बाबा, जामदेव बाबा, कामदेव बाबा, ये लोग आके आपके देश को समझा रहे हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं ये बात क्योंकि 1 रुपए का आंवला ये लोग जंगल से खरीदते हैं और आपको 200 रुपए देते हैं। ये राष्ट्र संत कैसे हो सकते हैं? वही आंवले का जूस आपको 200 रुपए में बेचते हैं, ये राष्ट्र संत है? अरे उसको पूछो जो दिन भर झाड़ू मारते हैं बेचारे हमारे सफाई मजदूर, जो बेचारे दिन भर गड्ढा खोदते हैं, उसकी इज्जत क्या है? अगर भगवान राम की प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा किसी इस देश के स्वीपर आदमी से, इस देश के आदिवासी आदमी से, इस देश के दलित आदमी से, अछूत आदमी से करवाते तो बात कुछ और हो जाती। अरे राष्ट्रपति थी इस देश की आदिवासी, उसको नहीं बुलाया गया। प्रधानमंत्री चलता है, राष्ट्रपति क्यों नहीं चलती? अरे राष्ट्रपति तो उससे बड़ा पोस्ट है। तो इस पॉलिटिक्स को आपको समझना पड़ेगा। हमारे सफाई मजदूरों को खुश करने के लिए बताते हैं कि नहीं नहीं, हमारे वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी। अबे जब तुमको इतना प्यार था वाल्मीकि जी से, तो भगवान राम के कम, क्योंकि राम को तो पैदा वाल्मीकि जी ने किया है। उसके मंदिर होते इस देश में, उस पे बात होती। ये दोगली नीति है, इसका शिकार मत बनो। ये वो लोग हैं जो तुम्हारे बच्चे के पेट से भी रोटी निकाल लेंगे। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप जिस सब्जेक्ट को रखे हैं वो बहुत बड़ा विषय है। संविधान ऐसी आपके हाथ में नहीं आया। अरे एक वर्ग ऐसा था जिसको थूकने का इजाजत नहीं थी, एक वर्ग ऐसा था जिसको पढ़ने की इजाजत नहीं थी, और एक वर्ग नहीं थे, केवल ब्राह्मण भाई छोड़ के बाकी किसी को पढ़ने की इजाजत नहीं थी। शिवाजी महाराज का भी इन्होंने अंगूठे से किए, पैर से इन्होंने अभिषेक किए। कौन सी व्यवस्था पे जा रहे हैं? जिन्होंने शिवाजी महाराज को नहीं बख्शे, तुम कौन सी खेत की मूली है? किस तरफ जा रहे हैं हम? हमको बांट रहे हैं, तू हिंदू बोल, तो ये बोल। अबे संविधान में आरक्षण तेरे को धर्म के नाम पे नहीं है, समाज के नाम पे है, क्योंकि तेरे साथ अन्याय हुआ है, तू हकदार है उसका। ओबीसी भाई, अभी मराठा भाइयों को ओबीसी बोलना पड़ेगा, क्योंकि मराठा जो पहचान थी इस राज्य की, जो राज करने वाले लोग थे, मराठा होता है सैनिक। मराठा जो है ये सम्मान वाचक वो शब्द है, अब उससे वो भी छीन लिए। जो राज्य करने वाली जमात थी आज वो आरक्षण मांगने के लिए मजबूर हो गई है। मामला क्या है? मैं उन्हीं किसानों की बात कर रहा था जिस पर हम लोगों ने पहले सोचना चाहिए कि जो पूरे देश को खिलाने वाले लोग हैं वो भूखे कैसे मर रहे हैं, वो गरीबी की रेखा के नीचे कैसे जा रहे हैं, और जो कुछ काम ही नहीं करता है साला, उसके पास पैसे पे पैसा, पैसे पे पैसा बन रहा है। मामला क्या है? जो दिन भर मैला उठाने का भी काम करता होगा तो उसको सम्मान की नजर से नहीं देखा जाता, लेकिन जो एक ही मंत्र बोल के भगवान को भी और तुमको दोनों को बेवकूफ बना रहा है, उसको इस देश में सम्मान है, लेकिन जो मेहनत करने वाला है उसको सम्मान नहीं है। कैसा लोकतंत्र है? किस तरफ जा रहे हैं हम? कौन सी तरफ जा रहे हैं हम? पहले यहां बात करना चाहिए। बाबा साहब ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। दलितों को लगता है कि बाबा साहब ने संविधान बनाया, हमारा दलित है। काय का दलित है? हमने क्या इंसाफ किए बाबा साहब के साथ? आज जितना पढ़ा लिखा अम्बेडकरवादी आदमी है वो घर में बैठ के बढ़िया टीवी और बीवी में खुश है। जिसको समझा है अम्बेडकरवाद वो रास्ते पे होना चाहिए था आज, क्योंकि भारत का संविधान खतरे में है। आपको किसी भगवान बुद्ध ने संविधान नहीं दिया,
मेरी नजर में, और एक आम आदमी को पूछो कि बुद्ध के पिताजी का नाम क्या है, तो वो बताएंगे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। अगर बाबा साहब नहीं होता तो बुद्ध के दर्शन भी नहीं होते आपको। लेकिन अभी ऐसी जमात पैदा हो गई है कि खुद को बौद्ध बोलने में गौरव महसूस करते हैं, लेकिन अम्बेडकरवादी बोलो तो ऐसा लगता है उसको कि मैं कहीं दलित तो नहीं हूं। अरे जिसके भरोसे तेरा स्वाभिमान है, जिसके भरोसे तेरी पहचान है, तेरा वजूद है, उसी से बेईमानी कर लिया है तूने। बौद्धिज्म बड़ी चीज नहीं है, अम्बेडकरवाद बड़ी चीज है। अम्बेडकरवाद किसी जाति का नहीं है, वो उस आदमी का है, इस व्यवस्था के उस आदमी का, आखिरी आदमी का है जिसके बदन पे कपड़े भी नहीं है, जिसके पास काम नहीं है, जिसको रहने को छत भी नहीं है, वो भी इस विचारधारा को लेकर इस देश में जिंदा रह सकता है। लेकिन हमने अपने स्वार्थ के लिए अलग अलग तरीके से इसका उपयोग किया है। बाबा साहब की फोटो दिखा के हमने लोगों को सिर्फ ब्लैकमेल किया, वोट मांगा है। शिवाजी महाराज की फोटो दिखा के लोगों को ब्लैकमेल किया, वोट मांगा है। अब यहां तक नहीं रुके, हम भगवान की भी फोटो दिखा रहे हैं। क्या भगवान को इलेक्शन में लड़ा रहे क्या? कौन से देश में, विश्व के कौन से देश में भगवान को इलेक्शन में उपयोग करते बताइए? कौन से देश में? हमारे देश में हम अपने भगवानों को ही अपमानित कर रहे हैं। कैसे बचेगा यार लोकतंत्र? जो भगवान के नहीं हो सके, जिनको भगवान का डर खत्म हो गया, वो तुमको क्या डरेंगे? तुमको तो कभी भी मारेंगे वो। ऐसे कई देशों में हुआ है, जो लोगों के पास काम नहीं है, जो लोग गरीबी की रेखा के नीचे चले गए, उनको खत्म कर दिया गया है। और अब ये देश उसी तरफ बढ़ रहा है। आप थोड़ी सी आवाज लगा दीजिए, आपकी आवाज को दबा देंगे। अरे यहां पर बम भी फूट जाए तो पेपर में तब तक के नहीं फटेगा, छपेगा जब तक के उधर से आदेश नहीं होगा कि पेपर में छपाओ। आप किसके पास अपनी आवाज ले जाओगे? ना आप टीवी में अपनी बात रख सकते हो, ना पेपर में आप अपनी बात रख सकते हो। काय का सोशल मीडिया है? आपके सोशल मीडिया का जहां 25,000 से ऊपर लाइकिंग हो जाती है, आपको काट डालते हैं। कौन सी मीडिया पे बात कर रहे हो? कुछ लोगों को लगता है कि भैया संविधान बचा हुआ है, ये लोग संविधान को बचा के रखे हैं। अरे संविधान की तो छतरियां उड़ा दी, जितने आर्टिकल नहीं है उतने अमेंडमेंट हो गए उसमें। और क्या क्या बदलाव लाए हैं? संविधान से मजदूर नाम का शब्द हटा दिए। इस देश में सबसे ज्यादा कौन है? किसी भी धर्म का आदमी रहे, मजदूर तो मजदूर होता है। उसका स्थान तो भगवान से बड़ा होना था। उसके अस्तित्व को ही खत्म कर दिए संविधान से। आप अपने को, आपको एक बैंक में लोन लेने जाना है तो 2 गवर्नमेंट सर्वेंट लगते हैं आपको रोजगार यानी उसकी गारंटी देने के लिए। अगर आपके समाज में, मैं आदिवासियों के बीच में गया, दलित भाइयों के बीच में गया, मैं स्वीपर मोहल्ले में रहता हूं, मैं खुद अपने आप को स्वीपर मानता हूं, मैं उनके बीच में गया, वो लोग बताते हैं कि यार भाऊ हमको लोन इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि 2 गवर्नमेंट सर्वेंट मांग रहे हैं गारंटर। और बोले अपने समाज में तो कोई गवर्नमेंट सर्विस पे ही नहीं गया भाऊ। अब उन किसके पास जाएंगे गारंटर लोन लेने? और एक गारंटर एक ही आदमी को, 2 गारंटर एक ही आदमी को एक समय पे गारंटी दे सकते हैं। आपको काम करने के लिए भी ये लोग गारंटर मांगते हैं। तो ये काम नहीं करने देना, मदद नहीं करने देने की स्कीम है, मदद करने की स्कीम नहीं है। पूरे हॉस्पिटल देख लीजिए आप। एक बहुत बेसिक बात बता रहा हूं आपको। जैसे आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हो, नागपुर के मेयो हॉस्पिटल में जाते हो, मेडिकल हॉस्पिटल में जाते हो, तो उसके आधे परिवार के लोग बोलते आता गेला बेचारा सेवटचा। उनको उम्मीद नहीं रहती कि हमारा आदमी वापस आएगा क्या हॉस्पिटल से, क्योंकि उसके दिमाग में ये डाला गया है कि प्राइवेट के हॉस्पिटल में जाओ तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जिंदा रह सकता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 50-50 है। अरे इतना पैसा जाता कहां है? तुमसे जीएसटी ले रहे हैं, तुमसे टैक्स ले रहे हैं, तुम्हारी मजदूरी का पैसा जा रहा है। गवर्नमेंट कर क्या रही है? 6 करोड़ लोगों के लिए एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल और एक सीटी स्कैन मशीन रखते हैं। किसकी चिंता है? क्योंकि इनको प्राइवेट डॉक्टरों की चिंता है। अभी गवर्नमेंट के जितने ठेके हैं, गवर्नमेंट के जितने डिपार्टमेंट है, प्राइवेट डॉक्टरों को दे दिए। डॉक्टर जितना कमाएगा, मर भी गया तो ऊपर से उसको पैसा मिल जाता है, उसमें आधा आधा मंत्री साहब का और इनका मिल जाता है। ये हालात कर दिए आपके। एक गरीब आदमी का आधार क्या है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल है।
एक गरीब आदमी का आधार क्या है? राशन कार्ड है। अब राशन की दुकानें बंद हो रही है। अभी राशन की दुकानें में आपको जो चावल मिलता था, जो तेल मिलता था, वो सब बंद होने वाला है। अब ये आपको पैसे देंगे राशन की दुकान में, और आप मजबूर हो जाएंगे कि जो चावल आप 20 रुपए में खरीदते थे वो 60 रुपए में खरीदने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आप कैसे जियोगे आप? और ये तय करते हैं 5 लोगों का परिवार है तो 10 किलो चावल में तूने खा लेना चाहिए। और चावल भी ऐसा देते हैं कि जानवर भी देखता है तो निकल जाता है बाहर। ऐसी व्यवस्था है भाई। और उसमें आप लोगों ने यह विषय रख दिया कि लोकतंत्र खतरे में है। उधर मत जाओ, संविधान खतरे में है। इस देश में संविधान है तो लोकतंत्र है। संविधान केवल दलितों का नहीं, आदिवासियों का नहीं, इस देश के हर नागरिक का संविधान है। अगर संविधान है तो देश है, संविधान नहीं है तो देश खत्म हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाएगा देश। ये देश यूनियन ऑफ स्टेट है, यानी संघीय राज्य। अलग अलग भाषा के लोग, अलग अलग बोली भाषा के लोग, अलग अलग प्रदेश के लोग एक जगह लाकर देश बनाया गया है। ये ताकत संविधान में है। संविधान नहीं रहेगा तो इस देश में अलग अलग एक प्रदेश एक देश बन जाएगा। और ये चाहते ही वो, ये चाहते हैं। कौन से धर्म में है बताइए मेरे को? ऐसा कौन सा धर्म का आदमी है जो गरीब नहीं है? मुस्लिम गरीब नहीं है, क्रिश्चियन गरीब नहीं है, सिख गरीब नहीं है, हिंदू गरीब नहीं है, बौद्ध गरीब नहीं है। आपकी गरीबी का संबंध धर्म से नहीं है, आपकी गरीबी का संबंध है अधिकारों से। और वो अधिकार केवल आपको संविधान देते हैं। उसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है अगर आपको खुद को जिंदा रखना है तो। यह देश इसलिए जिंदा है, इस देश के लोग इसलिए जिंदा है क्योंकि संविधान जिंदा है। जिस दिन संविधान खत्म हो जाएगा आपको न्याय भी नहीं मिलेगा। कहां जाओगे आप? किसके पास जाओगे? कौन आपकी सुनेगा? उन लोगों के हाथ में देश जाएगा जब भगवान गिरवी रहते हैं। वो एक ही दिन में पूरे देश की गणपतियों को दूध पिला देते हैं। एक ही दिन में, एक ही समय पे वो तय करते हैं और गणपति दूध पी लेता है। लेकिन वो ऐसा तय नहीं करते कि जितने गरीब बच्चे हैं उनको एक ही दिन में दूध मिले। उनके हाथ में अगर संविधान चलेगा, जिनमें मानवीय संवेदना ही नहीं है, जिनको दर्द ही नहीं है किसी का, किसी को उसको कोई लेना देना ही नहीं है, जिनको भगवान से डर नहीं है, उसको आपसे क्यों डरेंगे यार? कैसे लोगों के हाथ में देना चाहते हो देश? ये जो बात आप कर रहे हो, प्रजासत्ताक की बात कर रहे हैं, मेरे को नहीं लगता है बहुत जल्दी ये खत्म हो जाएगी पूरी पिक्चर। देश की हालत देखो आप। मैंने कुछ दिन पहले पेपर में पढ़ा था कि इस देश में महंगाई भी बढ़ रही है और बेरोजगारी भी बढ़ रही है। आप लोग इस बात से सहमत है क्या कि महंगाई भी बढ़ रही है? मानते हो? और बेरोजगारी भी बढ़ रही है। महंगाई भी बढ़ रही है, बेरोजगारी भी बढ़ रही है। किस तरफ जा रहे हैं? अगर ये बहुत बढ़ जाएंगी तो क्या होगा? थोड़ा सोचो बड़ा। जो बेरोजगार रहेगा वो महंगी चीज खरीद सकता क्या? इसका मतलब बेरोजगार का इस देश में कोई जीवन नहीं है, उसके लिए कोई जगह नहीं है। कुछ नेताओं से मैं दिल्ली में मिला, बहुत बड़ी बड़ी चर्चा कर रहे थे। उसमें महाराष्ट्र के भी सफेद कपड़े वाले थे और सभी पार्टी के लोग थे। ये मंचों पे से इसको गाली देंगे, उसको गाली देंगे, बीजेपी का नेता कांग्रेस को गाली देगा, कांग्रेस का नेता बीजेपी को देगा, फलाना पार्टी का फलाने को देगा। और ये सब बिजनेस पार्टनर रहते हैं, ये सब मिले हुए रहते हैं। आप लोग और हम बेवकूफ लोग हैं जो समझते नहीं है, ये मिले हुए रहते हैं। मैंने पूछा यार आपको तो देश की चिंता है, मैं 25 साल से मिनिस्टर हूं, मैं 40 साल से काम कर रहा हूं। मैंने उसको पूछा कि इस देश में 70% परिवार ये मजदूरी का काम करते हैं,
फिर दलित भी है, वो ब्राह्मण भी है, आदिवासी भी है, ओबीसी भी है, सभी धर्मों के लोग हैं। 70% लोग गड्ढे खोदने का काम करते हैं। अब गड्ढे खोदने की भी मशीन निकल गई है। अब वो गड्ढे खोदने का भी काम उनको नहीं मिलेगा। तो मैंने उनसे पूछा, साहब इनको गड्ढे खोदने का भी काम नहीं मिलेगा, ये कैसे जिएंगे? इसके बारे में आपके पास क्या प्लानिंग है? तो एक जन हंस के बोलता है, अरे अडानी जी ने तो बोला था यार, अंबानी जी ने तो बोला था, रास्ते का विकास, क्षेत्र का विकास और आदमी का विकास दोनों में फर्क है। एक सड़क के लिए आप करोड़ों रुपए लगाते हैं, लेकिन एक गरीब आदमी के लिए लाखों रुपए लगाने की औकात नहीं है गवर्नमेंट की। वो वहां से एसी कार जाएंगी, वो बेचारा जो मजदूरी करता है उसके एसी कार से क्या लेना देना है यार? उसकी तो 2 वक्त की रोटी का लफड़ा है। उसके हिस्से में क्या दिए आपने? पिछले इलेक्शन में बताए तुम्हारे अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे, आएंगे ना? मैं ये नहीं बोल रहा कि बीजेपी ने बोली, मैं ये बोल रहा हूं राजनीतिक नेताओं ने बोले। इस देश में ऐसी हलचल मच गई कि 15 लाख के लिए बेचारा हर आदमी सोचा यार 15 लाख आएंगे, मेरे बच्चे की शादी कर लूंगा, घर बना लूंगा, मेरे बच्चे को कहीं यार कोई रोजगार निकाल के दे दूंगा। और वो 15 लाख की लालच में एक सपना देखा बेचारे ने और इन पे विश्वास कर डाला। और जब वो 15 लाख की लालच में वोट दे दिया, इनकी गवर्नमेंट आ गई, तो ये लोग बोल रहे हैं वो तो जुमला था। यानी तुम्हारी भावनाओं से खेला जाता है, तुम्हारी जिंदगी से खेला जाता है, तुम्हारी गरीबी और मजबूरी का फायदा उठाया जाता है, तो भी इनके ऊपर एफआईआर नहीं होता। लेकिन आप किसी बड़े आदमी को गाली दे दो, अंबानी को गाली दे दो, दूसरे दिन रहूंगे भी नहीं यहां तुम। लेकिन आपको गाली दे रहे हैं तो भी हमारे दिमाग में है मैं तो हिंदू हूं, मैं तो मुसलमान हूं, मैं तो बौद्ध हूं, मेरा धर्म बहुत अच्छा है। मैं रोटी देता क्या? रोजगार मिलेगा क्या? तेरे अधिकार रहेंगे क्या? धर्म ये आदमी की व्यक्तिगत आस्था का सवाल है। अरे भगवान तो रोज बदलते हैं। इस देश में ऐसा देश है अपना कि यहां दरगाह भी है। जो हिंदू है वो दरगाह में भी जाके मांग लेता है, जो मुसलमान है वो चुपके चुपके जाके मंदिरों में मांग लेता है, जो बौद्ध है वो भी जाके मांग लेता है, फकीरों के पास भी मांगने जाते हैं। जैसे बीमारी होती तो आप देखते कोई भी डॉक्टर रहे अपना काम हो, वैसी आदमी सोचता है कि भैया कुछ तो मिल जाए, कहीं से कुछ दुआ मिल जाए, उसका भी फायदा उठा लेते हैं। भाइयों, विचारों की कोई जात नहीं होती, संघर्ष का कोई धर्म नहीं होता है, और अधिकारों के लिए कोई ऊपर से अधिकार नहीं आते हैं। कोई भगवान किसी को अधिकार नहीं दे सकता, ख्याल में रख ले, ना ही भगवान दिया है। आपके पास जमीन है, ये शहीदों की देन है। आपके पास नौकरी है, ये संविधान की देन है। आप थोड़ा दिल पे हाथ रखो, कौन से भगवान ने आपको जमीन दिया? कोई भी धर्म के आदमी से मेरा सवाल है, आपको जमीन दिया? आपको अधिकार दिए भगवानों ने? आप भगवानों को क्यों बीच में ला रहे हो यार? ये तो सामाजिक लड़ाई है, ये मानवता की लड़ाई है, ये राष्ट्र की लड़ाई है, देश की लड़ाई है। किधर लेके जा रहे हैं आप? एक बात ध्यान में रखना, आपका घर टूट गया ना तो आप बना लोगे, ये बस्ती में आग लग गई तो आप बना लोगे, इस देश में कोई अणुबम गिर गया तो भी बच जाएंगे हम, लेकिन संविधान बने खत्म हो जाएगा तो देश नहीं बन पाएगा दूसरी बार, और ना ही किसी की औकात है। एक छोटे से धर्म ग्रंथ ने इस देश को संभाल के रखा है। ये रिलेशन है विश्व का, ऐसा कहीं पर भी कोई देश नहीं है जैसे जितने सारे धर्म और जितने सारी जातियां भारत में है।
इतने सारे लोगों को एक परिवार में रखना, ये ताकत केवल संविधान में है, किसी धर्म में भी नहीं है, किसी पंडितों में भी नहीं है, किसी बहुत बड़े महान आत्माओं में भी नहीं है। ये सच्चाई है। मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूं। जब भी बाबा साहब पे बात कर रहे थे आप, अरे बाबा साहब को भंडारा से इलेक्शन हरवा दिए थे दलितों ने, ओबीसी ने, आदिवासियों ने। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को भंडारा से इलेक्शन हरवा दिए थे। वही डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर पहली बार पश्चिम बंगाल से जीते। जिन लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को जिताया वो बिरसा मुंडा के मानने वाले लोग थे। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर वहां से इलेक्शन जीते, संविधान सभा के अध्यक्ष बने और बाबा साहब को संविधान बनाने का मौका मिला। वहां के लोगों ने बाबा साहब पे विश्वास किया, क्योंकि बाबा साहब ने गोदावरी के आंदोलन में बोला था कि मैं जमीनी आंदोलन की जो प्रेरणा है बिरसा मुंडा के आंदोलन से लेता हूं। मैं छोटी बात इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि इसका बड़ा मतलब निकालना आपको। बिरसा मुंडा की जमीन पर बाबा साहब का आंदोलन, महात्मा फुले की जमीन पर बाबा साहब का आंदोलन। इस देश में हर किसी के सामने पीछे एक पार्श्वभूमि बनी है, उसको समझना पड़ेगा। जिस महात्मा गांधी को राष्ट्रपति बोलते हैं, वो महात्मा गांधी ने बिरसा मुंडा से प्रेरणा लिया। वो बिरसा मुंडा जिसके बदन पे कपड़े नहीं थे, जो खुद भूखा था, वो महात्मा गांधी जी विदेश में थे, वो एडवोकेट थे, मोहनदास करमचंद गांधी, एडवोकेट मोहनदास करमचंद गांधी। वो झारखंड में रामगढ़ में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था आजादी के पहले। गांधी जी गए, एक बोर्ड लगा हुआ था वहां पर, महामानव, क्रांति सूर्य, धरती आबा, भगवान बिरसा मुंडा। गांधी जी ने पढ़ा और उनको पूछा ये कितने लोगों के नाम हैं। तो एक छोटा सा बेचारा अनपढ़ आदिवासी खड़ा हुआ, नंगे बदन वाला, और उसने बोला गांधी जी ये एक ही आदमी का नाम है। तो उसने बताया, बोले ये कितने साल जिए? तो सिर्फ 24 साल। ये क्या चाहते थे? यहां पे कोई आदिवासी होगा गोंडी में, उसको समझता होगा मावा नाटे मावा राज, हमारे गांव में हमारा राज, ये उनकी संकल्पना थी। तो गांधी जी ने बोले इसी सोच की तो हमको जरूरत है। गांधी जी ने टाई कोट उतारी, वैसी लंगोटी पहने और इस देश में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। गांधी जी प्रेरणा लेते जो राष्ट्रपिता है, लेकिन क्योंकि वो आदिवासी था उसके इतिहास में कोई बात नहीं हो रही। अगर गांधी जी इस देश के राष्ट्रपिता है तो बिरसा मुंडा तो आजा होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? जो बाबा साहब को भारत रत्न दिए वो तेंदुलकर को दे दिए। तेंदुलकर जाता है बड़े बड़े रिजोर्ट्स में, वहां पर जाके पैसा खर्च कर रहा है, कितने गरीबों का भला किया है? क्या योगदान है? राष्ट्रीय योगदान क्या है ये बताइए। अच्छा खेलना अच्छी बात है, लेकिन जो महापुरुषों ने इतना सब कुछ गवा दिए, बाबा साहब को तो मालूम नहीं रहता था, उसके बच्चे मर जाते थे, 6 महीने बाद चिट्ठी आती थी। उनके साथ जो लोग थे, जयपाल मुंडा थे, राजेंद्र प्रसाद थे, नेहरू जी थे, और भी जो महापुरुष उनके साथ में थे, उन्होंने काफी त्याग किया संविधान बनाते वक्त। और संविधान ऐसे ही नहीं बना, कितने संघर्षों के बाद में इस देश में संविधान नाम की चीज आई। पहले तो मनुस्मृति थी, यहां पर हमारी मां बहनों की शादी भगवानों से कर देते थे और उसके साथ लगातार रेप होते रहता था। दलितों को भी बता रहा हूं, आदिवासियों को भी, ओबीसी को भी बता रहा हूं। आप थोड़ा 150 साल पहले जाइए, जब मनुस्मृति का रास्ता हमारी मां बहनों को ब्लाउज भी नहीं पहनने देते थे, उस पर भी टैक्स लगता था। ये उसी आंदोलन के सैनिक है, बिरसा मुंडा, टंट्या भिल, बाबूराव शेरमाके, महात्मा ज्योतिबा फुले। उन्होंने अपने ग्रंथों में जिक्र किया इस बात का। सोचो इस देश में क्या था कि आपकी बहन कपड़ा भी नहीं पहन सकती, कपड़ा पहनती थी तो टैक्स लगता था। क्या सोच थी आपके प्रति? आपको लगता है ऐसी व्यवस्था फिर से इस देश में आनी चाहिए? अरे बहन तो किसी की भी हो, मां हो सकती है, बहन हो सकती है, वो किसी धर्म की, किसी जाति की, कोई भी हो सकती है। साथियों,
ये जो प्रजासत्ताक की बात आप लोगों ने रखे, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। आप लोगों ने ये जो मीटिंग रखे, ये मीटिंग अलग टाइप की होनी चाहिए, इस पे चर्चा होनी चाहिए, घर घर जाके बात होनी चाहिए। जो लोग इस देश के संविधान पे, धर्मनिरपेक्षता पे, इस देश के लोकतंत्र पे विश्वास करते, आज उनकी जरूरत है वो घर घर जाके लोगों को समझाए कि ये झगड़ा धर्म का नहीं है, ये झगड़ा जाति का नहीं है, ये झगड़ा देश का है। आप लोग किस मुसीबत से गुजर रहे हैं कि आपका बच्चा अगर ग्रेजुएट भी हो, किसी भी धर्म का रहे, किसी भी जाति का रहे, वो ग्रेजुएट भी हो जाएगा तो उसको यकीन नहीं है कि उसके बच्चे को गवर्नमेंट सर्विस लगेगी, क्योंकि सब प्राइवेटाइज हो गया है। जहां 100 लोग काम पे लगते थे वहां 10 लोग रहेंगे। काय का रिजर्वेशन है? कोटा है रिजर्वेशन, सांगा। कुछ टाई पहन के आते अपने समाज में अधिकारी बन गए, वो लोग आके बड़ा बड़ा पेलते हैं हम लोगों को, रिजर्वेशन आहे आपल्याला आरक्षण दिला बाबासाहेबांनी। अबे दिला, तुला दिला, तूने समाजासाठी काय केलं? फिर भी हम लोग बोलते हैं खूप छान माणूस आहे, कोणाच्या लेण्या देण्यात नाही राहत, सकाळी उठतो, ड्युटीवर जातो, संध्याकाळी आत येतो घरी आणि झोपतो, रविवार टीव्ही आणि बीवी मध्ये राहतो। चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, ओबीसी हो, मराठा हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, जो पढ़ा लिखा आदमी है और वो तुम्हारे किसी काम में नहीं है, ये समाज का हेडमैन नहीं है, ये समाज का डेड मैन है, मरा हुआ आदमी है वो समाज के लिए। उन लोगों की वजह से संविधान खतरे में आया है। वो लोगों ने ईमानदारी नहीं की है इसके साथ। वो किसी भी धर्म संप्रदाय का आदमी हो सकता है। साथियों, आप लोग एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर बैठे हैं, महत्वपूर्ण विषय पे बात कर रहे हो, और ऐसे समय बात कर रहे हो जब हमारे पास साधन नहीं है। पूरे देश की जनता जो है, जो गरीब जनता है, एक शिकंजे में फंस गई है। उसको समझाने वाला लोग नहीं है, उसको समझाने भी नहीं देते हैं, समझने भी नहीं देते हैं। ऐसे समय आपके हाथ में राज नहीं आएगा। प्रजासत्ता यानी प्रजा का राज। जो रैयत है, जिसको शिवाजी महाराज ने रैयत नाम की जो संकल्पना खड़ी की है, वो प्रजा का राज है। वो लोगों की सत्ता, लोगों के लिए, लोगों द्वारा चला दी जाने वाली व्यवस्था को लोकतंत्र बोलते हैं। आप लोग एक महत्वपूर्ण विषय पे बात कर रहे हैं। मैं जो आयोजक लोग हैं, मैं उनसे माफी मांगता हूं। मैंने विषय पे बात ही नहीं किया, अभी सिर्फ उसकी पार्श्वभूमि पे बात किया। यह विषय बहुत गंभीर है। कुछ नहीं कर सकते आप। अगर संविधान छीन लिया गया आपसे, खत्म हो जाओगे आप, कुछ नहीं बचेगा, कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। आप लोग समझदार लोग हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं जिन लोगों के बीच में आया, आपने विषय अच्छा चुने, लेकिन इसको ऐसा कलर देना कि सब लोगों को बुलाओ, हर धर्म का आदमी बुलाओ, उसको बोलने लगाओ कि तेरी क्या सोच है इस पर, उसके विचारों को सुनो। कहीं तो भी एक निष्कर्ष तक के देश के लोगों को पहुंचना पड़ेगा। भाइयों, बच्चा किसी का भी हो, सबको प्यारा है। भूख किसी को भी लग सकती है, रोजगार की जरूरत किसी को भी है, सस्ती चीज सभी को होना, शिक्षा सभी को होना, स्वास्थ्य की सेवा सभी को होना, लेकिन यह तभी संभव है जब संविधान बराबर चलेगा और संविधान रहेगा। लोकतंत्र संविधान की वजह से जिंदा है, लोकतंत्र की वजह से संविधान जिंदा नहीं है। और ये लोग आपको बेवकूफ बना रहे हैं। लोकतंत्र खतरे में है, कोई लोकतंत्र खतरे में नहीं है। बुनियादी रूप से संविधान खतरे में है, आपका जीवन खतरे में है, आपका सामाजिक जीवन खतरे में है। यह सच्चाई है और इस विषय पे चर्चा होनी चाहिए। आप लोग किसी दिन, किसी समय, जब मेरे को मौका मिलेगा, अगर मैं महाराष्ट्र में रहा तो मैं जरूर आपके बीच में आऊंगा। माफ करना, मेरे को आपने विषय दिए, मैं उसको पूरी तरह आपको समझा के नहीं जा रहा हूं। मैं आप लोगों से माफी मांगता हूं, लेकिन यह बहुत गंभीर सब्जेक्ट है, आपके बच्चे के जीवन से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। आदमी को मत देखो,
कोई सोनिया गांधी, कोई मोदी आपके काम नहीं आएगा। पहले तो यह तय होना चाहिए कि जो मांग आपकी है उसके साथ कौन खड़ा है, जो जरूरत आपकी है उसके साथ कौन खड़ा है, उस कसौटी पे कौन खरा उतर सकता है। आपके बच्चों के भविष्य को लेकर, आपकी भूख को लेकर, आपकी सामाजिक अस्तित्व को लेकर, आप पर होने वाले अत्याचार को लेकर कौन संवेदनशील है, यह सोचना पड़ेगा आपको। और इसके लिए धर्म का आईना, जात का आईना, पार्टी का आईना निकालो, निष्पक्ष रूप से सोचो, क्योंकि समाज बहुत बड़ी चीज है। नेता और पार्टी से बड़ी चीज समाज है, और समाज यानी जात नहीं, समाज बहुत बड़ी चीज है। बाबा साहब ने समाज के लिए कुर्बानी दिए, कोई जात के लिए नहीं दिए। महात्मा फुले ने समाज के लिए कुर्बानी दिया, जात के लिए नहीं दिया। शिवाजी महाराज ने जीवन भर समाज के लिए लड़ा, जात के लिए नहीं लड़ा। बिरसा मुंडा ने जात के लिए नहीं लड़ा, समाज के लिए लड़ा, देश के लिए लड़ा। जब देश नाम की संकल्पना नहीं थी इस देश में, तब समाज नाम की संकल्पना थी। समाज में परिवर्तन यानी देश में परिवर्तन, समाज का विकास यानी देश का विकास, समाज की सुरक्षा यानी देश की सुरक्षा, यही संविधान है। संविधान समाज समझोगे तो आप संविधान समझोगे। अगर आप समाज को समझने के बजाय धर्म समझोगे तो बहक जाओगे, जाति समझोगे तो बहक जाओगे। सबको समाज समझ के आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि देश भी एक समाज है। समय ज्यादा हो गया, परमिशन भी आपकी समय पर है। ये समय, ये विषय बहुत लंबा है, मैं आपको 4 घंटे भी बोलूंगा तो मुझे बोलते रहना है, क्योंकि ये विषय उतना गंभीर है। यहां अंबेडकरवाद खतरे में है। यहां शिवाजी महाराज का जो हिंदू स्वराज्य है वो धार्मिक स्वराज्य नहीं था, सामाजिक स्वराज्य की बात है। महात्मा फुले की सत्य शोधक समाज की कंसेप्ट वो खतरे में है। ये जो चीजें हैं हमको समझना पड़ेगा मेरे भाइयों। ये विषय किसी जाति का, किसी धर्म का नहीं, ये पूरे देश का विषय है। आज के दिन आप लोगों ने बहुत बड़ा आयोजन किया, आप लोग इतने देर तक बैठे हैं। मैं समझता हूं अगर मेरी बात में से 2 बातें भी आपके समझ में आई तो आप 2 लोगों को समझा देंगे, तो मेरे को लगेगा कुछ तो भी एक चालना शुरू हो गई, कहीं से तो भी चलूं। एक आरवी जैसे क्षेत्र में देश का जो विषय है वो आरवी में हो रहा है। जो देश का सबसे संवेदनशील विषय है वो आरवी में डिस्कस कर रहे हैं। मेरे को इस बात की खुशी है, आप लोगों को मैं सैल्यूट करता हूं। आप लोगों का जो आयोजन है वो बहुत अच्छा है। किसी दिन, किसी समय हम लोग पार्टी से ऊपर उठ के, जाति से ऊपर उठ के, धर्म से ऊपर उठ के राष्ट्र और समाज के लिए किसी दिन फिर से बैठेंगे, संविधान के लिए सोचेंगे। क्योंकि संविधान ये एक ऐसा ग्रंथ है जो पूरे धर्म के लोगों को, पूरे संप्रदाय के लोगों को, पूरी जाति के लोगों को एक जगह बिठाने की ताकत रखता है। ये पावर है। संविधान है तो देश है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। संविधान है तो नौकरी है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। संविधान है तो आपके अधिकार है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। संविधान है तो आप है, नहीं तो कुछ नहीं है। संविधान है तो आपके मानव अधिकार है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। संविधान है तो आपका घर है, वो भी कुछ नहीं है। क्योंकि आपके प्रॉपर्टी पे आपके बेटे को जो अधिकार है, आपके बच्चों को जो अधिकार है, वो भी अधिकार संविधान ही देता है। आपके मरने के बाद आपके नौकरी का जो, आपकी जगह पे नौकरी का जो प्रावधान है वो भी संविधान देता है। इतना महत्वपूर्ण है। आप जब घर से निकलते हो, 4 दीवारी के बाहर जब चलना शुरू करते हो, तो इस रास्ते पे जाने का नियम भी संविधान के हिसाब से है। आप किसी जगह काम करते हो तो वो भी संविधान के हिसाब से है। आप दवा खाने जाते हो वो भी संविधान के हिसाब से है। बहुत बड़ी चीज है संविधान। आपके जीवन में 20% धर्म और अपने परिवार का हिस्सा है, लेकिन 80% जीवन आपको संविधान के साथ जीना पड़ता है। इसलिए भाइयों, वो चीज जो आपके शरीर का 80% हिस्सा है, उसको जिंदा रखना बहुत जरूरी है। यही मेरी आपसे विनंती है। आपने जो लिखे कि भाई प्रजासत्ताक में लोकशाही खतरे में है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। मैं ये मानता हूं कि संविधान की वजह से लोकशाही है, और सच्चाई ये है कि संविधान खतरे में है। नमस्कार, जय भीम, जय बिरसा।